Hello students, welcome to Pune classes. This is Praveen sir. आज हम एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं आपके पास, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। उस क्वेश्चन का मतलब था कि इफ 10 raised to the power 9 electrons move out of a body to another body. लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इफ 10 raised to the power 9 electrons move out of a body to another body in every second, यानी प्रत्येक सेकंड में एक 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स उससे मूव होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अंडरस्टैंड? देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी एक कूलम चार्ज को निकालने में कितना समय लगेगा। अंडरस्टैंड? So that questions was asked in the previous video. Now today I am going to solve this question. Okay, तो सुनिए ज़रा। देखो हमने क्या पढ़ा था कि 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, यानी कि सपोज करो इफ 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू another body in 1 second. Understand? एक सेकंड में 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ओके, अब हमने क्या किया इसमें कि हमको टोटल चार्ज बताना है, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? सो नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या होता है, कितना होगा ई, जो वैल्यू आएगी ये आप देखिए 10 raised to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power -19। अंडरस्टैंड? तो ये इज इक्वल टू क्या होगा 1.6 इंटू 10 raised to the power 9 -19, इट मीन्स -10। दिस इज व्हाट आपने देखा होगा जब हमने लास्ट वीडियो में जब एडिशन वगैरह एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब चार्जेस की, तो उसमें हमने ऐसा लिखा था ना 2e प्लस -2e प्लस 2e इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस 2, दिस इज गिवन ये, और e की तो जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो तो आएगी। अंडरस्टैंड? दिस इज द मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमको ये बोलना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक सेकंड में होते हैं। अब हमको चार्ज की वैल्यू क्या करनी है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम करना है। तो आपको ये याद रखना है कि एक सेकंड में इतने होते हैं, इतने चार्ज हो रहे हैं, तो 1 कूलम होने में कितना टाइम लगेगा इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE। अंडरस्टैंड? तो E इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन 1 सेकेंड, मीन्स देखिए क्या हुआ 1 अपॉन E का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये 1 अपॉन 1.6 हुआ इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 हो गया। 1 अपॉन 1.6 से डेसिमल हटाएंगे 10 होगा, और 16 पॉइंट ये 0.625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 आ जाएगा। इस डेसिमल को इधर ले जाएंगे, ये क्या आएगा आपका 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 एवरी सेकेंड। सॉरी, इतना मीन्स क्या हुआ, इतने सेकंड्स लगेंगे इसको, ये समझिए जरा। एवरी सेकंड नहीं, मीन्स इतने सेकंड्स लगेंगे उसको, 1 कूलम चार्ज होने में इतना सेकंड लगेगा। अब इन सेकंड्स को हमको क्या टाइम्स में कन्वर्ट करना है, जैसे ईयर मंथ वगैरह में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 अपॉन में देखिए सेकंड्स है तो 60 मिनट 60 आवर, आवर में कन्वर्ट हो गया, 24 से डिवाइड करेंगे डेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और हम इसको चाहें तो 365 कर दें डेज,
तो यानी कि कुल मिला के ये ईयर्स में मिल जाएगा हमको। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग 198 ईयर्स आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, मतलब मेन चीज़ ये है इसकी। अंडरस्टैंड? मीन्स 198 ईयर्स लगेंगे। सपोज करो कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन से मीन्स एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो 1 कूलम चार्ज बनने में या 1 कूलम चार्ज मूव होने में कितना टाइम लगेगा? 198 ईयर्स के लगभग आएगा, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। अंडरस्टैंड? तो ये है छोटे से सवाल, कुछ क्वेश्चंस हमने कराए थे अभी आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ। अंडरस्टैंड? कूलम्स लॉ का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली में हमने अभी क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि दो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये हम जानते हैं अच्छे तरीके से। तो निश्चित है कि ये कुछ ना कुछ ये मतलब कोई फोर्स उनमें लग रहा है, उस फोर्स के द्वारा वो अट्रैक्ट होते हैं और रिपेल होते हैं। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट मीन्स उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कूलम्स ने एक लॉ बनाया था जिसका नाम कहलाया कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मीन्स इसमें क्या होता है, इट स्टेट्स दैट, यानी इस कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, देखिए जरा, दो चार्जेस में या तो फोर्स अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगेगा। तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फोर्स से ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। समझ में आया? इट मीन्स जैसे सपोज करो हमने दो चार्जेस लिए, ये दो चार्जेस हैं प्लस Q1 एंड प्लस Q2, देखो लाइक चार्जेस हैं, रिपल्सन होगा। क्लियर? अब ये वेक्टर फॉर्म में हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अपने यहाँ है नहीं है, तो वेक्टर्स आप समझ सकते हैं, वो तो एक्चुअली वो अभी बता देंगे, थोड़ा सा फोर्स बताएंगे तब समझा देंगे हम। अभी आप केवल ये समझिए कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r, यानी ये दोनों सेम चार्जेस हैं, रिपल्सन होगा। सपोज करो अगर हम दोनों चार्जेस माइनस Q1 एंड माइनस Q2, दिस इज ऑल्सो रिपल्सिव फोर्स। और सपोज करो दिस इज पॉजिटिव Q1, दिस इज नेगेटिव Q2, तो अट्रैक्शन होगा। और सपोज करो अगर इनको दिस इज नेगेटिव Q1, दिस इज पॉजिटिव Q2, तो भी अट्रैक्शन होगा। इट मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो Q1 एंड Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, सॉरी चार्जेस। That means force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of magnitude of the two charges. दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम इसको देखेंगे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दिस इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली हम वेक्टर ले नहीं रहे इसलिए आप हटाइए इसको, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिए स्क्वायर के। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब देखिए F को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। समझ में आया? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अंडरस्टैंड? ये एक्चुअली में क्या होती है, लेकिन होती है एयर और वैक्यूम में, ये ध्यान रखना, एयर और वैक्यूम में केवल उसमें होती है इसकी वैल्यू। वैसे हम इसको क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है।
तो इट मीन्स क्या हुआ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। अब आप इसमें एक चीज़ चेक कीजिए, देखो कारण क्या होता है, एयर और वैक्यूम क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये मीडियम पर डिपेंड करता है, किस मीडियम में रखा गया है चार्ज। तो अभी हम एयर और वैक्यूम की चर्चा करते हैं, तो एयर और वैक्यूम में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जरा, इसकी जो वैल्यू 9 × 10⁹ एयर और वैक्यूम में होती है इस कांस्टेंट की। इस कांस्टेंट का हमने पर्टिकुलर एक वो नाम दिया गया है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन, कुछ लोग जीरो भी कहते हैं, कुछ लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, आप चाहे जो भी कह सकते हैं, इसको एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका एक ये सिंबल, इसका मीनिंग है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अंडरस्टैंड। तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं। फोर्स, हमारे पास आपको फोर्स का वैल्यू मिल गया है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इसमें ओटीज पूछी जा सकती है, इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा जा सकता है, डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा सकता है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, एप्सिलॉन नॉट लगाना है। देखो इसको इधर लाएंगे तो ये F 1/4π क्या है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी और इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, मींस कांस्टेंट है। तो कुल मिला के बात ये है, देखो Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 मतलब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, दिस इज कूलम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर न्यूटन, और ये मीटर पर मीटर स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हुआ हमारे पास, पता चला, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड। ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी जा सकती है। दूसरी चीज, ओटीज में भी पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जा सकता है। देखो कूलम का AT, तो A2 T⁻²। चार्ज का यूनिट, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT। न्यूटन का MLT-2, MLT-2। अब ये देखिए इसके ऊपर -1 लगा हुआ है, लगा है ना, और ये मीटर स्क्वायर L⁻²। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। अब इसको थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं, M सिंगल है, M-1 हो जाएगा, L-1 -2 तो L-3 हो जाएगा, ठीक है। T-2 मीन्स +2 हो जाएगा, और ये T⁻⁴ हो जाएगा, और A2 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी पूछा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है, 8.854 into 10⁻12 -12, अंडरस्टैंड। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड। इस एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू है, ओके, समझ में आ गया। तो इन चीज़ों को आप याद कर लेंगे। अब इसमें से एक चीज़ और बनती है, कुछ इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यही बोला उसने, पेपर में आ जाता है, ओटीज में भी आ जाता है। जैसे सपोज करो उसने कहा कि इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, अंडरस्टैंड। और अगर इसी प्रकार से उसने कहा कि इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का नेचर क्या होगा, समझ में आया। तो इट मीन्स इसमें हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। देखो प्रोडक्ट क्या है दोनों का, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इट मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सोचिए जरा, देखो अगर दोनों पॉजिटिव हैं
तो पॉजिटिव आ रहा है, दोनों निगेटिव निगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों अगर सेम चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बात समझ में। यानी अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव निगेटिव है तो भी उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड? यानी कि क्या हुआ, अल्टीमेटली पॉजिटिव हमको कब मिलेगा, यानी दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, यानी बोथ चार्जेस विल बी लाइक चार्जेस। अंडरस्टैंड? तो यानी दोनों चार्जेस क्या होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, और जब लाइक चार्जेस है तो इट मीन्स कौन सा फोर्स होगा, तो नेचर हम इसमें क्या कहेंगे, बोलिए, समझ में आया ना, इट मीन्स रिपल्सिव फोर्स होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स पूछा गया है उसमें, दैट मीन्स नेचर ऑफ फोर्स में क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स होगा कि नहीं होगा, आया समझ में। यानी दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा। अब यहाँ देखो Q1 Q2 लेस देन जीरो है, Q1 Q2 जब लेस देन जीरो है इट मीन्स क्या हुआ, निगेटिव है, ये समझ में आया। जब ये निगेटिव है तो इसमें क्या करेंगे हम, पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई ही निगेटिव आता है, और निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी निगेटिव आता है। इट मीन्स अनलाइक चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज निगेटिव आएगा, समझ में आया। अनलाइक चार्जेस का प्रोडक्ट आपका निगेटिव आएगा तो इट मीन्स क्या होगा, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन फोर्स होता है तो ये अट्रैक्टिव होगा। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस छोटे छोटे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि यूनिट चार्ज किसे कहते हैं, डिफाइन यूनिट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफाइन 1 कूलम ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए आप समझिए जरा, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसकी वैल्यू हमको मालूम है 9 × 10⁹ Q1 Q2 को अगर हम बंद कर दें, मीन्स सेम कर दें, ध्यान देना जरा, इफ Q1 is equal to Q2 is equal to Q, अंडरस्टैंड, एंड R is equal to 1 मीटर कर दें, अगर हम दोनों चार्जेस की वैल्यू बंद कर दें तो इट मीन्स F is equal to क्या हो जाएगा, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ और ये क्या हो जाएगा Q² और R का वैल्यू 1 है, कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमको इसको फोर्स को हटाना है यहाँ से, तो फोर्स कब हटेगा, अगर इतना ही फोर्स लग जाए, तो F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। तो आप देखिए 9 × 10⁹ हमने इधर लगाया, 9 × 10⁹ Q², ये दोनों कट के 1 हो गया, तो Q² इज इक्वल टू क्या हुआ 1, और Q इज इक्वल टू +-1, अंडरस्टैंड। तो इट मीन्स क्या हुआ, देखिए ज़रा समझिए जरा, हमको 1 कूलम निकालना था, 1 कूलम निकालना था, यानी कि चार्ज की वैल्यू 1 लानी है किसी भी प्रकार से। तो हमने क्या किया, इसको 9 × 10⁹ रखा, Q1 Q2 की वैल्यू बराबर कर दी तो Q² हो गया, R की वैल्यू 1 कर दो। अब इसको बंद करने के लिए हमको फोर्स उतना ही चाहिए, इट मीन्स क्या हुआ, 2 like charges which are placed 1 मीटर अपार्ट, ठीक है, यानी 2 लाइक चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, दे एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन उनमें लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन, देन ईच चार्ज विल बी 1 कूलम चार्ज, अंडरस्टैंड, तब वो जाके एक चार्ज जो होगा वो आपका 1 कूलम चार्ज कहलाएगा, अंडरस्टैंड, समझ में आया ना। तो यानी 2 चार्जेस को, लाइक चार्जेस को, सीधी हिंदी में समझिए, 2 लाइक चार्जेस को हमने 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा, जिनका मैग्नीट्यूड सेम था, उनमें रिपल्सिव फोर्स लगा। हाँ ये ध्यान रखना, इसमें एयर और वैक्यूम में रखना है, ये जरूर लिखना है इसमें, एयर और वैक्यूम, तो हवा में या वैक्यूम में रखा है हमने उन दोनों चार्जेस को, और उन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, उस फोर्स की वैल्यू क्या है 10⁹ न्यूटन, तब हम उन दोनों चार्जेस में से, मतलब प्रत्येक चार्ज को 1 कूलम चार्ज कहेंगे, अंडरस्टैंड, या यूनिट चार्ज कहेंगे, क्लियर।
यानी if two like charges which are placed 1 meter apart in air or vacuum, then and they experiences a force of repulsion of 9 into 10 raised to power 9 Newton, then each charge will be 1 coulomb charge. Understand? This is called unit of charge. ठीक है, यानी यूनिट चार्ज कह सकते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज कह सकते हैं, 1 कूलम डिफाइन करने को कहे तो भी यही है। चलिए, अभी हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, अब हम आपको यहाँ पर कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस बताते हैं। कूलम्स लॉ की जो लिमिटेशंस है, एक्चुअली में क्या होता है, कूलम्स लॉ आपका पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है, केवल पॉइंट चार्जेस अगर होंगे तभी ये लगेगा। दूसरा क्या होता है, स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, मतलब चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। अंडरस्टैंड? मूविंग चार्जेस पर कभी नहीं लगेगा। क्लियर? और थर्ड थिंग इसकी क्या होती है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर नहीं लगता है, और वेरी लेस डिस्टेंस मीन्स 10⁻⁻15 से भी कम डिस्टेंस होगी तो ये नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? अब हम यहाँ पर आते हैं, आपको इसके बाद इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में समझाते हैं हम यहाँ। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीन्स अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो यानी ये एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा था, इसका नाम हमने दिया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट मीन्स क्या है, एयर और वैक्यूम में अगर जो चार्जेस रखे हुए हैं उस समय जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये जो मतलब ये परमिटिविटी बताता है कि आपका चार्जेस जो है, यानी ये जो फोर्स लग रहा है आपका कब, जब चार्जेस हमारे एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं। अब सपोज करो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो चार्जेस आपके एयर और वैक्यूम में ही होंगे, अदर मीडियम में भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने सपोज करो ये हमने क्या कह दिया, इसका नाम रख दिया एयर। अब हमने कहा कि एफ मीडियम, अब अगर हम मीडियम में रखेंगे तो चार्जेस मीन्स क्या होगा, ये चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यानी 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो ये इसका नाम हमने एप्सिलॉन दिया। इट मीन्स क्या है कि चार्जेस आर प्लेस्ड इन द मीडियम। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है, अदर मीडियम मीन्स जैसे वाटर हो सकता है आपका, मतलब अदर थिंग्स किसी भी जगह रखा जा सकता है। ठीक है, एयर और मतलब वैक्यूम को छोड़ करके। अंडरस्टैंड? तो बात आती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान से सुनिए ज़रा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ध्यान से सुनिए ज़रा। कुछ बुक्स इसको के से रिप्रेजेंट करती हैं और कुछ बुक्स इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको एप्सिलॉन आर से बताएंगे आपको, क्योंकि हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड? अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, या रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहलाती है, तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अंडरस्टैंड? ध्यान से सुना, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड at a certain distance in air or vacuum to the same charges which are placed at the same distance in the medium। ध्यान देना, यानी दो चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पर अगर उस समय एयर और वैक्यूम में लगाया और उन पर उस समय जो फोर्स लग रहा है वो किसके फोर्स के रेशियो के बराबर है, कि अगर उन्हीं चार्जेस को उठा के उसी डिस्टेंस पर अगर मीडियम में रखा जाए तो उन दोनों के रेशियो के बराबर होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। इससे इट मीन्स क्या हुआ, एप्सिलॉन आर नाम दे रहे हैं हम इसका, दैट इज फोर्स एयर अपॉन फोर्स मीडियम। ध्यान से सुनिए जरा, अब दिस अपॉन दिस करेंगे हम, देखिए जरा, ये 1/4π 1/4π कट जाएगा, ये कंप्लीट सेम है, ये दोनों सेम है। आप यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दीजिए सिंपल, ये दोनों कटेंगे,
ये कंप्लीट कर जाएगा 1/ε0 इन अपॉन 1/ε, यानी ये आएगा, देखिए 1/ε0 अपॉन में 1/ε। इट मीन्स क्या हुआ, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इम्प्लाइज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर? इट मीन्स क्या हुआ, देखिए जरा समझिए जरा ध्यान से। एक तो क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी क्या था, फोर्स ऑफ एयर टू द फोर्स ऑफ मीडियम। सिंपल, आप इतना भी लिख देंगे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस at a certain distance in air or vacuum to the force between the same charges which are placed at the same distance in medium, यानी रेशियो दोनों का। या तो ये हो जाएगा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी इन अ मीडियम। क्लियर? तो एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। ध्यान देना जरा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। इतना भी लिख देंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्लियर हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना हो या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहें, अंडरस्टैंड, दोनों एक ही है। पेपर में एक बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से सुनिए, इसको समझ में आए। इसलिए हम क्या होता है, या तो फिर अब हम इसको जो फोर्स जब लिखते हैं दोनों चार्जेस के बीच में, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ये आया आपका, दिस इज द फोर्स। अब थोड़ा सा हम आपको वेक्टर फॉर्म के बारे में और थोड़ा समझा देते हैं। कूलम्स में वैसे वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा। कुल मिला के बात क्या होती है वेक्टर्स में, देखो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दिस इज Q1, दिस इज Q2। अगर हम रिपल्सिव फोर्स की चर्चा करते हैं तो इधर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है 2 1, अंडरस्टैंड, यानी सेकंड चार्ज पर लगेगा फर्स्ट के द्वारा, तो F2 कहलाता है। अंडरस्टैंड? बात वही है चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें हम यहाँ पर केवल कंप्लीट मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर रहे थे। फोर्स तो वही Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगेगा, लेकिन R12 लगेगी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 से 2 तक, तो यानी ये जो F21 लिखा जाएगा क्या होगा, ये देखो ये 1/4πε0 को तो हम क्या लिख रहे हैं, कंप्लीट कांस्टेंट है। दिस इज Q1 Q2 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। R को क्या लिखेंगे, R12 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 1 से 2 तक जा रहा है। तो R12 इट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। इस प्रकार से लिखते हैं ना वेक्टर्स में, आपने पढ़ा होगा। दूसरी चीज क्या होती है, अगर इस चार्ज पे इस चार्ज पे इसके द्वारा फोर्स लग रहा है, वो इधर की तरफ लगाएगा, दैट इज F12। वो F12 क्या होगा आपका, देखिए K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? सिंपल सी बात है, बस कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज है। अब अगर इन दोनों को देखा जाएगा तो R12 और R21 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 हो जाएगा। क्लियर? इसको 12 और 21 मत कहना, इसका क्या है F21, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन वो तो हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है, आया भी नहीं है अपने कभी और शायद आएगा भी नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए, क्योंकि वेक्टर्स तो आपने पढ़ाई है मैथ्स में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन क्या होता है, बस ये डिस्टेंस देखिए, दो चार्जेस होते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप ये सोचिए जरा, मतलब सिंपल वेक्टर छोड़ो, नहीं है, मैं नहीं है पढ़ना, लेकिन अल्टीमेटली समझिए जरा। हमने बोला कि दो चार्जेस, दो फोर्सेस ऐसे लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो यानी दोनों अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे, एकदम ऐसे थोड़ी जाएंगे, या दोनों रिपेल कर रहे दोनों, वो तो या इस पे ये रिपेल करेगा तो इस चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स लगेगा, या फिर इस चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है बात? वही चीज होती है, अट्रैक्ट भी करेगा तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको करेगा,
इस प्रकार तो वो वेक्टर फॉर्म कहलाता है। ओके, तो अभी हमने आपको कूलम्स लॉ आपको कंप्लीट बता दिया है, और आई थिंक कूलम्स लॉ से अब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ नहीं आ सकते हैं, मतलब जो अपने यहाँ आए हैं अभी वो हमने आपको बता दिए। आप कोशिश कीजिए और पढ़िए। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। समझ में आया? उसको बता देंगे। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्या है, जो अपने परीक्षा बोध वगैरह आती हैं, परीक्षा अध्ययन आई है, इनमें से आप उससे क्या बोलते हैं ओटीज़ को लगाना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि अब इस बार इस यूनिट से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो लगभग छोटे छोटे क्वेश्चंस का आने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना? बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके,